कौन से लक्षण मैंने आप लोगों को कल बताए थे? श्वसन, पाचन, वृद्धि विकास, गति एवं प्रचलन, उत्सर्जन, ये सारे मैंने आपको जीवन के लक्षण में बताए थे। सभी को क्लियर है ये? सभी को? लास्ट। अब देखिए, जब मैंने आप लोगों को लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो फिर उसके आगे मैंने आपको परिचय दिया था कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है, कुछ लिखे हो आप लोग? ये है हमारे इतने जीवन के लक्षण। अब देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कोशिका या सेल। इसके बारे में थोड़ा सा कहानी सुनिएगा, फिर मैं आप लोगों को सिलेबस की ओर ले चलूंगा। जैसे इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के क्रम को अगर हम देखें, तो बिग बैंग सिद्धांत के बाद जब हम लोग जीवन की उत्पत्ति के क्रम को देखते हैं, तो शुरुआती चरण में हमें यहाँ पर बहुत लंबे समय तक मौसम जो है स्थिर प्राप्त नहीं होता। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा भूगोल में कि लंबे समय तक बरसात हो रहा था शुरू में, जब मौसम स्थिर नहीं था, तो फिर धीरे से सागर महासागर का निर्माण हुआ। आप लोग जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर देखते हो? तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले होता है सागर महासागर में, जल में होता है। कैसे हुई उसकी उत्पत्ति और वो किस प्रकार के जीव थे? तो सुनिए, कहानी जैसा है, 5 मिनट फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब पानी सबसे स्टार्टिंग में कंटिन्यू पानी गिरता रहा, रुक रुक कर, लगातार रुक रुक कर, इससे क्या बने? सागर और महासागर बने। पृथ्वी जब स्टार्टिंग समय में बना तब वो आग का गोला था, पानी गिरा तो पानी गिरेगा तो वो क्या होगा? गर्म होगा। ज्वालामुखी जो है जगह जगह पर फट रहे थे, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? जितना भी पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा था वो कहीं पर अत्यधिक गर्म थे, तो कहीं पर उबल रहा था, तो कहीं पर ठंडा था। यहाँ पर पानी जो है सही तरीके से समान रूप से एक तापमान को मेंटेन करके नहीं था, तो उस समय जीवन की उत्पत्ति तो संभव नहीं है। बहुत समय बाद जब समय निकला, तो लॉन्ग पीरियड के बाद में पानी जब ठंडा हुआ और स्थिर हुआ, तब वहां पर पानी में जो घुले हुए तत्व थे, अभी हमारे पास कितने तत्व है? 118 तत्व है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि कितने तत्व है हमारे पास करके। तो इन्हीं 118 तत्वों में से कुछ कुछ निश्चित तत्व मिलकर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे कुछ तत्व मिलकर एक कोशिकीय जीव को बनाए। एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक कोशिका है तो ये केवल और केवल आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी से, ये आपको खुली आंख से नहीं दिखेगा। तो एक कोशिकीय जीव को जब ये बनाया, तो ये जो घटना है वो घटी है लाखों साल पहले। तो ये एक कोशिकीय जीव को हम लोगों ने नाम दिया था प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक कोशिकीय जीव है तो हम लोगों ने इसको कह दिया डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल। यहां से जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कुछ कुछ चीजों को लेकर। जैसे मैंने लाइफ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर हम ये नहीं जानते कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या आप में से किसी को पता है सबसे पहला मानव कौन था? हु वाज द फर्स्ट मैन? तनु और मनु, ये तो हमारी पौराणिक कथाएं हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन में, सबसे पहले क्लास में एक शब्द लिखा था विज्ञान, उसका क्या अर्थ होता है ये बता दिया था मैंने। आपके पास प्रमाणित तथ्य होने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कथाओं में है, पौराणिक कथाओं में है, जो बाद में लिखा गया है। घटना घटी उस समय लिखी नहीं गई है उसको, तो हम उसको पौराणिक कथा मानकर चलेंगे। हमारी उत्पत्ति के विषय में हमारे पास जानकारी अभी संपूर्ण नहीं है, अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि धीरे धीरे बंदरों के विकास से इंसान बने थे, लेकिन वहां पर आगे जब आप पढ़ते हो ना पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, तो फिर विवाद हो जाता है भाई। क्योंकि बंदरों के विकास से जब धीरे धीरे इंसानों का विकास हुआ, जैसे जैसे अलग अलग प्रजाति आई, बहुत सारी प्रजातियां हैं बीच में, तो कैसे दूसरे जीव जो उस समय तत्कालिक रूप से जिस स्थिति में थे वो आज भी वर्तमान में उसी स्थिति में हैं, उसमें भी कोई ना कोई भिन्नता अवश्य पैदा होना था।
समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? तो ये थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन गया, इसलिए हम जीवों की उत्पत्ति के विषय में जब भी पढ़ते हैं तो कालांतर शब्द का प्रयोग करते हैं, लॉन्ग पीरियड। तो यहां पर एक कोशिकीय जीव जब समुद्र में उत्पन्न हुए तो समुद्र से एक लॉन्ग पीरियड बाद, लंबे समय बाद ये समुद्र से स्थल में आए, लेकिन समुद्र से जब स्थल में आए तो यहाँ पर ये दो प्रकार के जीवों के रूप में विकसित होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग पादप और दूसरे को बोलते हैं हम लोग जंतु। सबसे पहले पेड़ पौधे और वनस्पति का विकास हुआ, फिर बाद में जीव आए, और तब से लेकर आज तक पृथ्वी में इन दोनों जीवों का जो सामंजस्य और संतुलन है वो स्थापित है। अनेकों जीव प्रजातियां और अनेकों पादप प्रजातियां आज वर्तमान समय तक विकसित हो चुके हैं। तो जीवन उत्पत्ति के क्रम में जो पहला जीव बना वो प्रोकैरियोटिक जीव था। इसमें से ये जो प्रो शब्द आप देखते हो इसका मतलब क्या है? तो प्रो का मतलब है पुराना या एंशियंट। इसको हम लोग प्राचीन शब्द से भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास मोबाइल आया था तो स्मार्टफोन था कि कीपैड था? कीपैड था। स्मार्टफोन शुरू में ही बन सकता था क्या? कोई भी मशीनरी जब बनता है तो प्रारंभिक चरण में वो उतने विकसित अवस्था में हम नहीं बनाते हैं या नहीं बन पाता जितना वो बाद के वर्षों में मॉडिफाइड होता है। तो स्टार्टिंग फेज में ये जीव बना, ये भी पुराना या प्राचीनतम केंद्रक वाला जीव था। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो अब इसको समझना, हमारे शरीर में जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं? जीन के माध्यम से, या आप बोल सकते हो अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए का ही तो टुकड़ा है जीन। वो कहाँ मिलता है? केंद्रक में। तो केंद्रक में मिलता है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऐसे उठकर नहीं चला जाता है, उसके जाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके लिए एक अलग सी प्रक्रिया है, और वो जब उसके लिए तैयार होता है तो अलग अलग अवस्थाओं में उनके अलग अलग नाम है। तो ये क्रमबद्ध चरण में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव में ये विकसित ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये कोई कोशिका है और इसका जेनेटिक मटेरियल ये लो यहां पर ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये अल्प विकसित जीव है। इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक, पुराना या प्राचीनतम केंद्रक टाइप का जीव जिसमें केंद्रक ही नहीं था। तो इसके अंतर्गत कौन सी जीव बने थे शुरू में? बैक्टीरिया। इसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु। एक आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नील हरित शैवाल कहते हैं। ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक जीव के श्रेणी में आते हैं। अब लाखों साल बाद आए पादप और जंतु, तो ये विकसित होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आप अभी आगे पढ़ोगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो वेल डेवलप्ड कोशिका है, जो आपके जीव विज्ञान का एक सबसे बेसिक टॉपिक है। क्योंकि आगे आपके सिलेबस में जब हम बढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा मनुष्य के ब्रेन का, मस्तिष्क का नाम क्या है और वो करता क्या है, और उसके द्वारा हमारे शरीर के कौन कौन से कार्यों का नियंत्रण होता है और संतुलन होता है। तो वो ब्रेन की कोशिका है। किडनी के बारे में जब आप पढ़ोगे उस सर्जन तंत्र में, तो किडनी में अलग प्रकार की कोशिका है, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। तो वो नेफ्रॉन सेल है। तो ओवरऑल आपको सेल से शुरू करना पड़ेगा, ये क्या है, समझ गए यहां तक? अब देखिए, मैं आप ये कहानी हो गया, अब हम आते हैं टॉपिक पर। डायरेक्ट हम बात करते हैं सेल पर। सेल या कोशिका, आप लोग अभी सुनेंगे। विज्ञान में आपको लिखने से ज्यादा ध्यान देना है सुनने और समझने में, क्योंकि आपको कंटेंट हर जगह मिलेगा। चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत में आ जाओगे। समझना इसको, कोशिका एक्चुअल में है क्या। कोशिका के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। हम अपने तरीके से इनकी परिभाषा को लिखेंगे। उससे पहले समझिए, जैसे कोई घर बनता है तो घर को बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल हम क्या यूज करते हैं? रेत, सीमेंट, ईट, ये सब चीज को यूज करते हैं, रॉड वगैरह है। मैं ना ईट का एग्जांपल लेके आप लोगों को बता रहा हूं।
जो ब्रिक्स होते हैं ईंट, उसको हम लोग जब व्यवस्थित करके एक एक के ऊपर एक को जमाते हैं तब हमें दीवार प्राप्त होता है, दीवार बनता हुआ प्राप्त होता है। चारों तरफ जब हम व्यवस्थित ईंट को जमाते हैं तो चार दीवारी बनता है। इस तरह क्रमशः घर का निर्माण होता है। अगर आप प्लास्टर करने से पूर्व घर की स्थिति को देखेंगे तो आप पाते हैं कि चारों तरफ आपको ईंट ही ईंट दिखाई दे रहा है। तो घर की पूरी संरचना में कौन सा चीज दिखेगा आपको? ईंट। अगर मैं उस एक एक ईंट को पुनः वापस वहां से हटाते जाऊं तब क्या होगा? घर की संरचना बिगड़ जाएगी, घर जो है वो टूटकर बिखर जाएगा। वैसे ही जब किसी जीव का निर्माण होता है तो उनके शरीर में भी कोई ना कोई छोटा छोटा पदार्थ मिलकर एक मांस का निर्माण करता है, और वही मांस या मसल्स आगे चलकर अंग को, फिर उससे शरीर का निर्माण होता है। तो वो छोटा छोटा पदार्थ क्या है? तो वही है सेल या कोशिका। हर एक जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, वो कोशिका से ही मिलकर बना होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। तो मैं इसके लिए एक परिभाषा लिख रहा हूं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे हम इस टॉपिक पर बढ़ेंगे। यही टॉपिक है जो आपके पूरे जीव विज्ञान का पूरा बेस बनाएगा। ये आपने अच्छे से समझा तो बाकी सभी टॉपिक आपको समझ आएगा। चलिए समझना, इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं। कोशिका, आप लोग इसको लिख सकते हो मेरे साथ साथ। कोशिका किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक के लिए इंग्लिश में हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चरल, कॉमा करके लिखेंगे क्रियात्मक, इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं फंक्शनल, और जनन, इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे रिप्रोडक्शन। की इकाई है, इकाई को हम कहते हैं यूनिट। ये हम लोग कोशिका के डेफिनेशन में लिखेंगे। ये कलर विजिबल है आप लोगों को? लास्ट दिख रहा है ना? देखिए क्या लिखा है हमने। कोशिका किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक, क्रियात्मक और जनन की इकाई है। इसके कई बहुत सारे डेफिनेशन है। आप इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, फंडामेंटल इकाई भी बोल सकते हो। बहुत सारे शब्दों को हम जोड़कर इसकी परिभाषा लिखते हैं। फिलहाल हमने लिखा है ये लाइन, जल्दी से लिखिए फिर हम इसको व्याख्या करेंगे। आप लोग मुझे बताइए, कोशिका को सबसे पहले किस व्यक्ति ने खोजा था? कब? 1665 में। मैं ये सब आपको लास्ट में, अध्याय के लास्ट में लिखाऊंगा जितने भी फैक्ट है। यहां पर मैं एक स्टोरी लिंक कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1665 की, और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति था, इन्होंने अपने घर में खुद कांच से स्वयं के द्वारा बनाया हुआ एक सूक्ष्मदर्शी रखा था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो लकड़ी आता है ना, कार्क का टुकड़ा, जिससे बॉटल वॉटल का ढक्कन बनता है, जिसमें जैसे बियर का बॉटल का वो जो ढक्कन होता है ना कैप, लकड़ी वाला, बहुत सारे मसालों में कुछ कुछ लिक्विड को जब हम लोग भरते हैं तो वहां पर लकड़ी का क्या लगाते हैं, टुकड़ा लगाते हैं, गुटका, कार्क बोलते हैं उसको। तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा था। इसी लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोप पर रखा और उसको कुछ इस प्रकार की संरचनाओं का वहां पर जो है प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। शुरू में रॉबर्ट हुक ने इसको ना सेला
सेला शब्द से जो है उच्चारित किया था। सेला जो शब्द है आगे चलकर सेल में बदल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, विषय के अनुसार शब्द का अर्थ थोड़ा बदल जाता है। फिजिक्स में सेल का मतलब आपका हो जाता है बैटरी, सेल मतलब बेचना भी होता है, सेल मतलब और क्या होता है, जेल भी होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो परिभाषा दिया था सेला, इसका मतलब था लगभग जेल के समान संरचना जो चार दीवारी में बंद है। तो आगे चलकर ये सेल जो है आगे कन्वर्ट हो गया सेला जो है सेल में। अब भाई ये जो कोशिका था ये लकड़ी का टुकड़ा है, मतलब ये एक डेड सेल है, मृत कोशिका है, डेड सेल, मृत कोशिका। तो यहां से कोशिका का जो जर्नी होता है, लोगों के मन में जिज्ञासा जो है वो शुरू होता है, फिर एक क्रमबद्ध जो है स्टोरी इसका चालू होता है, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसके अंदर की चीजों को खोजा जाता है जब ये जिंदा होता है। तो मैं उसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यहां पर अभी हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, कोशिका के खोजकर्ता या कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, तब आप ध्यान रखिए रॉबर्ट को सबसे पहले किसने खोजा था, तब आप कहोगे रॉबर्ट हुक। इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, हम आगे पढ़ेंगे अभी टॉपिक में। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं इसके कुछ ही वर्ष में, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इसके बारे में भी सुन लेना। ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी सूक्ष्मदर्शी बनाया हुआ था खुद के द्वारा। ये घर में अपने गमला में पानी डाल रहे होते हैं। अब पानी डालोगे गमला में तो मिट्टी कटता है, तो इन्होंने मिट्टी को व्यवस्थित किया, तो इनके हाथ में नाखून में ना कुछ मिट्टी रह गए थे हाथ धोने के बाद भी। इसको इन्होंने अपने घर में आकर जो सूक्ष्मदर्शी बनाया हुआ था उसमें डालकर देखा जिज्ञासावश इसमें क्या है। तो उनको कुछ इस प्रकार की संरचना वाले जो जीव है वो देखने को मिले, ऐसे पूंछ वाले, और इसमें ऐसे रोम बने हुए थे, रोम पाए गए थे। ये जो जीव था ये था एक बैक्टीरिया, समझ रहे हो, ये एक बैक्टीरिया था। और चूंकि ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये तो जिंदा है। तो यहां से शुरू होता है जीवित कोशिका की खोज का इतिहास। तो आप लोग ध्यान रखना, कोशिका को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिका था। सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था ल्यूवेनहॉक ने, और वो कोशिका था बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है और ये सूक्ष्मदर्शी से ही दिखता है, आपके हाथ में, यहाँ जमीन में, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है। तो ये क्या था, सबसे पहला खोजा गया जीव था जो एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया को किसने खोजा था, समझ रहे हो, तब भी आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। अब चलिए, ये तो रहा इसकी कहानी। अब हम बात करते हैं कोशिका की परिभाषा पर। यहां पर आप लोगों ने जो लिखा है, किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल इकाई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इकाई का मतलब समझते हो आप लोग, यूनिट या इकाई क्या है, यूनिट या इकाई क्या होता है, इसका मतलब बताइए, फिर हम लोग उस पर चलेंगे। यूनिट या इकाई हम उसको कहते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप जाओगे तो डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ सभी लोग मिलते हैं, जहां पर एक कंप्लीट व्यवस्था होती है। जैसे बैंक है, बैंक में आप जाओगे तो गार्ड मिलेगा, स्टाफ है, कैशियर, मैनेजर सभी लोग हैं, जहां पर भी कंप्लीट व्यवस्था है उसको हम लोग एक इकाई या यूनिट कहते हैं। वैसे ही कोशिका भी एक इकाई है या यूनिट है। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है हम अभी उसी पर आएंगे। तो अभी सुनिए, ये संरचनात्मक इकाई कैसे है। तो पूरे कोशिका जो है वो किसी भी जीव के शरीर में हर जगह मौजूद है। मांस का टुकड़ा वो बना रहा है, तो आपके शरीर में मांस कहाँ है, पूरे शरीर तो मांस से ही बना है। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, सूक्ष्मदर्शी लेवल पर है। तो आप सोचिए आपके शरीर में जब इतना सारा मांस है तो वो कितने सारे कोशिकाओं से बना होगा, अरबों कोशिका।
तो आपके शरीर के पूरे संरचना में मौजूद है कि नहीं है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ ये क्लियर होता है। दूसरा हम लोगों ने लिखा है ये एक क्रियात्मक इकाई कैसे है, फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो समझिएगा, कोई भी जीव जो कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए उसको चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस पढ़े हो? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना का जो फाइनली ऊर्जा का उत्पादन जो होता है जिसको हम यूज कर सके वो बनता है कोशिका में। कैसे बनता है? तो श्वसन में मैंने समझाया था, ग्लूकोज के एक अणु को कैसे तोड़ता है ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो कोशिका है वो खुद अपने आप में विभिन्न कार्यों को संचालित कर रहा है जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को करते हो, इसलिए ये एक प्रकार की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। दूसरा हमने लिखा है रिप्रोडक्शन या जनन। ये जनन की इकाई कैसे है? तो आप इसको समझना, एक कोशिका जब विभाजित होती है, ये एक कोशिका है और ये जब दूसरी कोशिका को जन्म देगी प्रजनन के जरिए तो दो कोशिका या चार कोशिका बनाती है ये। तो जब दो कोशिका बना रही है या चार कोशिका बना रही है तो ये अब मर जाएगी, अब ये इसकी पीढ़ी है, ये इसके बच्चे हैं। अब ये फिर से क्या करेंगे, दूसरा कोशिका को बनाएंगे, फिर ये मरेंगे। समझ आ रहा है? तो ये जो प्रक्रिया हो रही है यही जनन है। कोशिकाओं में भी सेल डिवीजन होता है या उसमें भी प्रजनन होता है, तभी तो आपके शरीर का आकार बढ़ता है। आपके शरीर में कभी कोई चोट लग जाता है तो वहां पर घाव होता है तो उसमें मांसपेशी कैसे भरता है? कहीं से मांस उड़कर आता है क्या? वो आपके शरीर में ही क्या होता है, पैदा किए जाते हैं। तो उसको पैदा कौन करता है? पहले से मौजूद कोशिकाएं उसको नई कोशिकाओं के रूप में जन्म देती है। इसलिए हम लोग इसको जनन की इकाई भी कहते हैं। समझ गए? और स्वयं अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवा भी एक प्रकार की जनन कोशिका है, जर्मिनल सेल है जो आगे चलकर भ्रूण को बनाती है। तो मैंने जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका के लिए परिभाषा के रूप में, ये पूरा लाइन क्या होता है यहाँ पर कंफर्म होता है कि ये एक संरचनात्मक, क्रियात्मक और जनन की इकाई है। इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ये चीज? अब जो जीव है वो कोशिका से बना हुआ है। जीव का दो स्वरूप है इस धरती पर, जो पादप और जंतु के रूप में पाया जाता है। तो मैं आपको पहले पादप कोशिका के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको जंतु कोशिका के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे सने सने हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, क्योंकि साइंस में आपको ऐसी 9वीं 10वीं की स्तर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला तो वो ये चाहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे जो दिया गया सिलेबस है उस पर, और उसमें भी वो कथन और कूट के रूप में पूछेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे प्लस आप उसमें प्रैक्टिस किए हो तभी आप बना पाओगे, इसलिए ध्यान से समझना। तो आप लोग अगला हेडिंग डालना, जंतु, पादप एवं जंतु कोशिका, प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप एवं जंतु कोशिका, हाँ हाँ। देखिए जितने भी ईयर वाला चीज है मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। लाइजोसोम कब खोजा गया है, लाइजोसोम नाम कब दिया गया है, केंद्रक कब खोजा गया है, क्योंकि साइंस में वर्ष को महत्व नहीं दिया गया है और वर्ष को पूछता नहीं है। तो मैं इसको तथ्य के रूप में लास्ट में आप लोगों को लिखा दूंगा एक साथ, उसको आप लोग याद करना। चलिए, पादप एवं जंतु कोशिका में आप लोग सबसे पहले पादप कोशिका के बारे में पढ़ोगे। पादप कोशिका हेडिंग डालना, और मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम रफ डायग्राम रहेगा, मतलब जितने भी सेल के अंग लिखेंगे वो सांकेतिक रहेंगे, एज इट इज नहीं भी बनेगा तो भी आपको नाम पर फोकस करना है, वो अंग का नाम क्या है और वो करता क्या है। चलिए इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाओ।
इसके सेल ऑर्गन्स को मैं बना रहा हूं, उसको आप लोग बनाना। बीच में हम लोग लिखेंगे एक गोलाकार संरचना, फिर साइड में इस प्रकार की संरचना को बनाएंगे। फिर मैं यहां पर बना रहा हूं इस प्रकार से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। मैं अलग अलग रंगों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आप एक ही रंग में बना सकते हो। इस प्रकार से गोलाकार संरचना को बना रहा हूं मैं। ये दानेदार स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर बनाया और पूरे कोशिका के भीतर भी मैंने दानेदार संरचनाओं को भर दिया इस प्रकार से। हालांकि एक कोशिका में बहुत सारे अंग हैं, हमें उन्हीं अंगों के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो हमारे सिलेबस में आते हैं। आप लोग जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे या सेल के बारे में और पढ़ोगे, साइटोलॉजी, तो भयंकर सारे ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं और अतिरिक्त जो हमें यहाँ नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए मैं उनके नाम लिख रहा हूं जिन अंगों को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले कौन सा अंग आता है, बायो वाले बताओ? सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। सभी अंगों का मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग साथ ही साथ इसको लिख लेंगे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। फिर अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको कोशिका झिल्ली, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो बोर्ड का आप कलर देख रहे हो ब्लैक कलर, इस कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा या हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, यहां पर लिखेंगे कोशिका द्रव्य। फिर लिखिए ये जो आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है इसके बारे में, ये है न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक। फिर ये जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर है वैक्यूल का, हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। फिर कौन सी संरचना है, तो इसके अंदर में जो दानादार संरचना है जो पिंक कलर में बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है, इस तरफ मैं लिख रहा हूं, ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, शॉर्ट में इसको ईआर भी बोलते हैं। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं यहां पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये इसका हिंदी नाम है। ये जो गोलाकार संरचना आप लोग देख रहे हो यहां पर लिखना गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, हिंदी में बोलते हैं इसको गाल्जी काय, गाल्जी काय या गाल्जी अपरेटस, हिंदी में गाल्जी उपकरण, इसके दो दो नाम हैं। ये इतने नामों को आप लोग यहां लिखिए। ये है एक पादप कोशिका का डायग्राम। हो गया, नहीं हुआ है, चलिए थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे। हम लोग इसके अंगों के बारे में फिर एक्सप्लेन करेंगे, कौन से अंग का क्या कार्य है, कौन सा अंग पादप कोशिका में है, कौन सा जंतु कोशिका में नहीं है। इसी आधार पर हम इस अंतर पर पहुंचेंगे कि जंतुओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। सभी का डायग्राम बना, आप लोगों से बन गया? डायग्राम अच्छे से बनाना, डायग्राम याद है मतलब आपको इनके फैक्ट जो है आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए आप नहीं बनाए हो, बना लिए हो, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जीव विज्ञान में हर एक टॉपिक में आपको डायग्राम मिलेगा, और डायग्राम है तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। हो गया? चलिए थोड़ा सा और मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से बनाएंगे। आप लोग सोचो, अगर इंसान एक कोशिकीय होता तो क्या होता? हम लोग एक कोशिकीय जीव होते तो कैसे रहते हैं? सोचे हो? दिखाई ही नहीं देते, बहुत सूक्ष्म रहते, और हम यहाँ बैठकर अभी टीचर भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे होते। समझ रहे हो? मतलब देखिए, पूरे इस विश्व में जो जीव है वो एक कोशिका से लेकर बहुकोशिका। आप सोचो, हमसे बड़े बड़े जीवों के शरीर में कितनी कोशिकाएं होगी। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है थल में? थल में। जल में ब्लू व्हेल है, थल में हाथी तो है भाई, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो, आपका पानी में भी और आपके थल में भी बहुत विशालतम जीव है, जो आपसे 50 गुना बड़े हैं, वजन में भी, आकार में भी। तो आप सोचिए उसके शरीर में कितनी कोशिका होगी। खरबों कोशिकाएं हैं। हो गया क्या बाकी सभी का? अब इसको समझना, ये जो कोशिका है ये एक्चुअल में है क्या और ये करता क्या है। यहां पर मैं एक जो है आपको इमेज दिखा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको इमेज में ही दिखाता हूँ इसके बारे में। एक हम लोग प्लांट सेल लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो दिखता कैसे है और वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्लांट सेल का ना डायग्राम है, यहाँ पर जो देख पा रहे हो आप लोग, ये है हमारा प्लांट सेल। अब देखिए, प्लांट सेल जो आप लोग देख रहे हो, इस प्रकार की संरचनाओं से मिलकर ही कोई भी पेड़ पौधे या पादप का निर्माण होता है। और इसके अंदर में ये जो अंग पाए जा रहे हैं, ये इसके क्या है, जीवन को दर्शाने वाले अंग है। अब देखिए, अलग अलग प्लांट सेल जो है अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं का आकार फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। लंबा है, लंबा रहेगा, शंकुआकार हो सकता है, वो स्तंभाकार हो सकता है, वो गोल गोल भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप एंड साइज में मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो पादप कोशिका है ना, हमारे शरीर में जैसे अंग होते हैं उसके शरीर में भी ये अंग है। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आता है, हमारे अंदर जीवन है कि हम ही जीवन है। क्योंकि ये जो कोशिका है सूक्ष्मदर्शी लेवल पर, ये अलग स्वतंत्र रूप से ये जीवित रखने की क्षमता रखता है, अगर आप इसको सुटेबल वातावरण दोगे तो। एक कोशिका से ही एक पौधा तैयार किया जा सकता है। तो ये खुद में अपने आप में जीवित है और इसके अंदर भी इसके ऑर्गन हैं। तो आप सोचिए, आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं तो सभी जीवित है। कभी सोचे हो इस बात को? फिर फाइनली आप बने हो और उन्हीं छोटे छोटे जीवन से मिलकर आपका जीवन बना हुआ है। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कोशिका है और इसके अंदर इसके अंग है। आपके शरीर के अंदर फेफड़ा, हृदय, लीवर, आंत, हड्डी, ये सब है, वैसे ही इसके अंदर में भी इसके अंग है। तो हमें इन्हीं अंगों के बारे में पढ़ना है कि वो अंग कौन सा है और वो क्या कर रहा है। फिर हम अपने अंगों के बारे में पढ़ेंगे, हमारा अंग क्या है और वो क्या कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट को समझोगे तब आपका क्वेश्चन सब बनेगा। फिर इन्हीं अंगों में कैसी बीमारियां होती है और उन बीमारियों का कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है पढ़ेंगे। तो यही पूरा बायो का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अंगों को मैं 2-2 मिनट आपको बता देता हूं एक्सप्लेन करके, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिंदु महत्वपूर्ण है उसको हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल या इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग कोई भी वॉल या दीवार के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। आप अपने घर में बाउंड्री वॉल क्यों कराते हो? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। वैसे ही यहाँ कोशिका के चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। तो यहाँ पर जो सेल वाला आप लोग देख रहे हो, ये सेलुलोज से बना एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है?
बहुलक होता है जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ये सेलुलोज से बना एक प्रकार का पॉलीमर है। अब देखिए पॉलीथीन भी तो एक पॉलीमर है ना। बहुलक, बहुलक का एक परिभाषा होता है, केवल अभी सुनिए। जब छोटे छोटे अणु, किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला युक्त चैन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर या बहुलक। सिंगल है तो मोनो बोलेंगे, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर सिंगल अणु है तो मोनोमर, और बहुत सारे हैं तो पॉलीमर। समझे इस लाइन को? तो यहाँ पर कार्बन के जो परमाणु है वो ऐसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में जुड़कर सेलुलोज जैसे पदार्थ को बनाता है, जो ही आगे चलकर इसके वॉल या भित्ति को बनाता है। हम लोग को दीवार बनाना है तो हम लोग ईंट पत्थर का प्रयोग करते हैं, तो पादप कोशिका सेलुलोज नामक पदार्थ का प्रयोग करता है, जो बना होता है कार्बन के छोटे छोटे मोनोमर से। अब आगे बढ़िए, ये और क्या करता है? तो इसके अंदर में जितने भी कोशिका के अंग देख रहे हो, इसको ये प्रोटेक्शन देता है। हमारे शरीर में प्रोटेक्शन के लिए क्या है? मांसपेशी, बोन। हड्डी नहीं रहेगा तो सोचिए क्या होगा आपके शरीर का। हड्डी नहीं रहेगा तो आप इमेजिन करिए क्या होगा। खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आपको खड़े होने में मांसपेशी स्ट्रेंथ दे भी दिया तो आपके आंतरिक ऑर्गन को सेफ्टी प्रॉपर नहीं मिलेगा। आप बचपन से लेकर अब तक कितने बार खेले कूदे हैं, गिरे हैं, ऊंचाई से गिर रहे, चलते फिरते, तो कहीं ना कहीं आपको धक्का भी लगता है। हड्डी नहीं रहेगा तो आपके सॉफ्ट ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सभी जीवों के शरीर में कोई ना कोई चीज ऐसा पाया जाता है जो उसके शरीर को प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर ये सेल वॉल वही कार्यों को कर रहा है। चलिए दूसरा जो सेल ऑर्गन है उसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन या झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये करता क्या है? कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ जाएगा, इस बात का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का काम करता है कोशिका झिल्ली। ये इसके लिए हम लोग ना अर्धपारगम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्धपारगम्य, और एक शब्द है चयनित पारगम्य। अर्धपारगम्य को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल, और चयनित पारगम्य को बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना। सिलेक्टिव परमिएबल, अर्ध का मतलब होता है भाई ये विशेष प्रकार की चीजों को जाने दे रहा है, हर एक चीजों को नहीं। जैसे पानी जा सकता है, ब्लड जा सकता है, तो कोई सॉलिड कण नहीं जा सकता। तो वो क्या करता है? उन चीजों को चयन करेगा और उस जो भी तरल पदार्थ है उसके कुछ ही हिस्सों को अंदर जाने देगा। इसलिए इसको अर्धपारगम्य या चयनित पारगम्य कहते हैं। कौन से प्रक्रिया के तहत काम करता है? परासरण और विसरण। यहां पर मैं लिख रहा हूं शब्दों को। परासरण, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, और दूसरा को बोलते हैं विसरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिफ्यूजन बोलते हैं। परासरण और विसरण। परासरण में आप लोग पढ़ते हो, कोई भी द्रव जो है अपने ही अणुओं में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब जाता है प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, तब हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। जैसे कि अंगूर को आप लोग पानी में डुबाते हो ना, तो वो किशमिश को, तो वो फूल कर क्या हो जाता है? हाइड्रेट होकर अंगूर का आकार ले लेता है। पानी कैसे गया उसके अंदर में? रिस रिस कर, छोटे छोटे अणु के रूप में। वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ऑस्मोसिस का प्रक्रिया कर रहा है। समझ गए इस चीज को? ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से ही किशमिश फूल जाता है। लेकिन विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन। ये ज्यादातर आपको तरल में देखने को मिलेगा, तरल में, लिक्विड में। ये जो विसरण है ये तरल के अलावा गैस या गैस के कण या धूल के कण सभी पर लागू होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली ही उपस्थित हो,
ये उसके बिना भी कार्य करता है। जैसे विसरण मतलब होता है फैलना। मैं अगरबत्ती जलाऊंगा यहाँ पर और इसका खुशबू जो है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, मतलब सबसे अधिक मात्रा से जहां नहीं है उस तरफ ये गति करेगा। सेंट या परफ्यूम को बॉटल में खोलूंगा तो खुशबू आप तक पहुंचेगा। तो ये प्रक्रिया भी तो फैलना है, लेकिन इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं विसरण या डिफ्यूजन। लेकिन तरल पदार्थों के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, ये परासरण और विसरण क्रिया के माध्यम से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। मैं सब लिखाऊंगा, भी सुनते जाइए और समझते जाइए। प्रोटीन और लिपिड से ये बना होता है। इसको हम लोग एक साथ लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो बोर्ड का कलर देख रहे हो वही यहाँ पर कलर जो ब्लैक कलर है, ये है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। जैसे मैंने खीर को एक बाउल में रखा है, कटोरी में, और उस पर काजू को काट कर मैं ऊपर से डालूंगा तो काजू जो है उस पर जाकर ऐसे धंस जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा। अब जब खीर में आप देखोगे तो वो धंसा हुआ दिखेगा। वैसे ही सेम कोशिका के जो अंग है वो कोई पदार्थ में धंसा हुआ है। तो वो पदार्थ कौन सा है? कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मा। ये सभी अंगों को एक जगह स्थिर रखने का काम करता है। आपका हृदय एक प्रॉपर जगह में ना फिक्स है, उसके लिए एक प्रॉपर ढांचा बना हुआ है। उसको आप निकालोगे तो उसकी जगह पर एक खाली स्थान बचेगा। मतलब तो साफ है कि हमारे अंगों के व्यवस्था के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है। वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर स्पेस दिया गया है। वो व्यवस्था जो है कोशिका द्रव्य के द्वारा मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में। जो न्यूक्लियस या केंद्रक आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पर पाया जाता है किसी भी जीव का अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होता है? तो आपके जो शरीर के लक्षण है, सिम्टम्स जो हैं, आपके शरीर का वृद्धि और विकास किस तरह से होगा, आपके शरीर में कौन से अंगों का निर्माण किस प्रारूप में होगा, उन सारे संकेतों का जो निर्धारण है वो डीएनए करता है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है। इसलिए केंद्रक को हम लोग कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? कौन सा? आरबीसी सेल। क्यों नहीं पाया जाता? क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो आरबीसी सेल होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करता है। वो एक वाहन की भांति काम करता है, ना कि वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैक्यूल या रिक्तिका नामक भाग का। ये बड़ा बड़ा आप लोग देख रहे हो, ये जंतु कोशिका में नहीं मिलता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर कोशिका के बाहर साइटोप्लाज्म में मुक्त किए जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि जंतुओं में ये नहीं पाया जाता, लेकिन अगर पाया जाता है अपवाद स्वरूप तो ये बहुत छोटा पाया जाएगा। तो वो एक अपवाद में शामिल है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जहां भी आप देखोगे आप समझ जाना ये प्रोटीन उत्पादन का काम करता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। कहीं पर भी आप राइबोसोम पढ़ो आप समझ जाना वो प्रोटीन से संबंधित कोई ना कोई कार्य को कर रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके इस तरफ जो लिखे हैं अंग उसके बारे में बात करते हैं। गोल्जी बॉडी, ये जो आप लोग गोलाकार संरचना देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। कोशिका में जो भी अंग जो भी चीजें बना रहा है उसके लिए या उसके द्वारा बनाए गए चीजों को लाने ले जाने का काम गोल्जी बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है। एक्चुअल में ये ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम लोग कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। फिर आ जाइए दूसरे वाले भाग पर जिसको बोलते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो तितली के समान संरचना देख रहे हो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन और वसा से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक अंग जो है बचा हुआ है जो छूट रहा है, ये दानादार संरचना, इसमें आप लोग लिख लेना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है, किसी भी पौधे की कोशिका में ऐसे गोलाकार या डंबल शेप में पाए जाने वाला एक संरचना है जिसके अंदर इस प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई देगी। जब भी किसी भी पेड़ पौधे में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को पकड़ने वाला जो पदार्थ है, कैच करने वाला, वो आपको इसी क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। यहां पर ये जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोला जाता है ग्रेना। और ये जो बोर्ड का ब्लैक कलर देख रहे हो ये वाला, ये भाग है स्ट्रोमा का, स्ट्रोमा। और यही मिलकर दोनों क्लोरोप्लास्ट के कार्यों को करता है। तो आप पढ़ते हो ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहीं पर होता है। जैसे ही सनलाइट यहाँ पर पड़ता है ये भोज्य पदार्थों के निर्माण को शुरू कर देता है, उस प्रक्रिया को। तो जीव कोशिका में ये नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं में ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा कोशिका का एक क्या, सेल और उसके ऑर्गन का डिटेल वर्णन। अब आपको इन सभी को मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बिंदु के रूप में लिखाऊंगा। आप में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाइव स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों का? आपको कोशिका वाले सेक्शन से एक न एक क्वेश्चन मिलेगा टीचर भर्ती के एग्जाम में, चाहे वो कोशिका विभाजन से पूछे, चाहे वो डीएनए वाले से पूछे, चाहे वो अनुवांशिक बीमारी से पूछे, एक न एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा ही, कंफर्म है। तो आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे पूछेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टाइम है वो हो गया है, इसके आगे मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका में जो भी पदार्थ निर्मित हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, परिवहन संबंधी कार्यों को करने में गोल्जी बॉडी क्या करता है, सहायता करता है। परिवहन या आप इसको बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हम लोग इसको कोशिका का ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, यातायात को नियंत्रित करता है, वैसे ही ये परिवहन के कार्यों का नियंत्रण करता है हमारे कोशिका में, इसलिए इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा देते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? पढ़िए, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको डाउट आएगा। पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आपको संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य मुद्दे पर आप उसको पूछो। जितना ज्यादा आप पूछोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग इसको रिवाइज करके आओगे। थैंक यू।